स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो अधूरा होते हुए भी बहुत कुछ कहता है। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र। जी बिल्कुल। एक ऐसा उपन्यास जो पूरा तो नहीं हो सका, लेकिन जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हाँ, और हमारे पास ना इसी उपन्यास और इसके सामाजिक संदर्भ पर केंद्रित कुछ विश्लेषण हैं। ये हमें सिर्फ कहानी नहीं बताते, बल्कि उस दौर के समाज, विवाह संस्था और प्रेमचंद के जो सुधारवादी विचार थे, उनकी गहराई मिले जाते हैं। सही कहा। ये अधूरे पन्ने भी प्रेमचंद की सोच की एक खिड़की की तरह हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस अधूरे उपन्यास के मर्म को समझें, इसके किरदारों के जो संघर्ष हैं उनको महसूस करें और ये देखें कि प्रेमचंद अपनी इस अधूरी रचना के जरिए क्या क्या संदेश छोड़ गए। चलिए इस साहित्यिक पड़ताल में साथ चलते हैं। जरूर। तो मंगलसूत्र, जैसा हमने कहा, वो उपन्यास है जिसे प्रेमचंद 1936 में अपने निधन के कारण पूरा नहीं कर पाए। महज कुछ ही अध्याय लिख पाए थे वो। बहुत कम हिस्सा ही लिखा गया। लेकिन उतने में भी हमें 1930 के दशक का जो भारतीय समाज था, खासकर मध्यम वर्ग, उसकी जटिलताएं, विवाह संस्था से जुड़ी उम्मीदें, तनाव और उस वक्त जो सामाजिक सुधार की बहसें चल रही थीं, उसकी एक मजबूत झलक मिलती है। बिल्कुल। और ये अधूरापन ही इसे एक खास तरह की जिज्ञासा का केंद्र बनाता है। ये दिखाता है कि प्रेमचंद अपने अंतिम समय तक भी समाज की नब्ज पर हाथ रखे हुए थे। उनकी वो यथार्थवादी शैली। हाँ, वो तो उनकी पहचान है। जी। मतलब समाज की सच्चाइयों को, चाहे वो कितनी भी कड़वी हों, बिना किसी लाग लपीट के जस का तस दिखा देना, वो इसमें भी साफ है। और उनकी प्रगतिशील सोच, जो हमेशा उनके लेखन का केंद्र रही, वो भी यहाँ दिखती है। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे निजी जिंदगियां, रिश्ते, वो सामाजिक दबावों और उम्मीदों के जाल में उलझते हैं। तो चलिए, जो हिस्से हमारे पास हैं उन्हें खोल कर देखते हैं जरा, और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेमचंद हमें किस दिशा में ले जा रहे थे। हाँ, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमें ले जाती है उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय माहौल में। मुख्य पात्र है दया जी। जो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, संवेदनशील है, और किशोर, एक नौजवान जो सरकारी नौकरी में है, प्रगतिशील विचारों वाला है, आदर्शवादी है और स्वदेशी आंदोलन का समर्थक भी है। अच्छा। तो पहली नजर में लगता है कि ये एक आदर्श जोड़ी है, नए जमाने की सोच रखने वाली। हाँ, शुरुआत तो ऐसी ही लगती है। उनका विवाह प्रेम और आपसी समझ पर आधारित दिखाया गया है, जो उस दौर के लिहाज से देखें तो काफी काफी आधुनिक बात थी। सही। यहीं प्रेमचंद उम्मीद की एक किरण दिखाते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सामाजिक यथार्थ की परतें खोलना शुरू करते हैं। ये जो आदर्श स्थिति है ना, ये ज्यादा देर टिकती नहीं है। अच्छा, कहाँ से टकराव शुरू होता है फिर? मतलब क्या होता है? टकराव आता है परिवार और समाज की उम्मीदों से। दया का ससुराल पक्ष, खासकर उसकी सास लक्ष्मी, वो काफी परंपरावादी हैं। सास बहू वाला एंगल। हाँ, लेकिन ये सिर्फ सास बहू का आम झगड़ा नहीं है। शादी के बाद दया पर दबाव बनता है कि वो एक पारंपरिक बहू की तरह रहे, गहने पहने, सजे संवरे, सामाजिक रीति रिवाजों में पूरी तरह ढल जाए और घर की चारदीवारी को ही अपनी दुनिया मान ले। अच्छा। और ये सारी बातें दया के स्वतंत्र व्यक्तित्व, उसकी शिक्षा, उसकी आधुनिक सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाती। कुछ विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ये सिर्फ सास बहू का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का, मतलब परंपरा और आधुनिकता का सीधा टकराव है, जिसे प्रेमचंद घर के आंगन में दिखा रहे हैं। और किशोर किशोर कहाँ है इस सब में? वो तो खुद प्रगतिशील विचारों का है, जैसा आपने बताया। उसे तो पत्नी का साथ देना चाहिए। किशोर का किरदार देखिए, वो इस उपन्यास के सबसे जटिल और शायद सबसे यथार्थवादी पहलुओं में से एक है। वो निश्चित रूप से दया से प्रेम करता है, उसके विचारों का सम्मान भी करता है और मन ही मन उसका समर्थन भी करता है। लेकिन वो फंसा हुआ है। एक तरफ पत्नी की इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ माँ और परिवार का दबाव, समाज का डर, नौकरी की चिंताएं। वो एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर परंपरा के पल्ले को भारी पाता है। ये यूं कहें कि उसमें वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि खुलकर पत्नी के पक्ष में खड़ा हो सके। इसे कुछ लोग मध्यम वर्गीय दुविधा भी कहते हैं, जहां इंसान सही और गलत जानता तो है, पर सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा की चिंता उसे कदम उठाने से रोकती है। उसका ये जो अंदरूनी संघर्ष है, ये कश्मकश, वो पाठक को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो ये तनाव सिर्फ विचारों तक रहता है या खुलकर सामने भी आता है? मतलब छोटी छोटी बातें बड़ा रूप लेती होंगी। बिल्कुल, तनाव बढ़ता जाता है।
दया सिर्फ घर के कामों और रीति रिवाजों में बंद कर नहीं रहना चाहती। उसकी इच्छा है कि वो समाज के लिए कुछ करे, खासकर महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। अच्छा। और ये बात किशोर के परिवार को ज़ाहिर पसंद नहीं आती। उसका बड़ा भाई है रामनाथ, जो रूढ़िवादी होने के साथ साथ थोड़ा लालची और सामाजिक दिखावे में ज्यादा विश्वास रखने वाला है। और सास लक्ष्मी, वो इसे परिवार की इज्जत पर हमले की तरह देखती हैं। उन्हें लगता है कि बहू का घर से बाहर निकलकर सामाजिक काम करना उनकी प्रतिष्ठा को कम करेगा। वो दया को कंट्रोल करने की कोशिश करते, उसे दबाने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर शायद सुधा का किरदार आता है, दया की सहेली। हाँ, उसका आना कहानी को कैसे मोड़ देता है। हाँ, सुधा का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। वो दया की सिर्फ सहेली नहीं है, बल्कि उसकी प्रेरणा है, और एक तरह से कहें तो उसकी आवाज भी बनती है। सुधा एक एक्टिव समाज सुधारक है। अच्छा। वो विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर काम करती है, बिना समाज की निंदा के परवाह किए। वो दया को हिम्मत देती है कि वो अपनी इच्छाओं को दबाए नहीं, बल्कि सामाजिक कामों में एक्टिव हो। सुधा के आने से दया को एक सहारा मिलता है। किशोर पर क्या असर होता है सुधा का? क्या वो सुधा के विचारों से प्रभावित होकर कुछ बदलते हैं या वैसे ही रहता है? किशोर सुधा के तर्कों से, उसके साहस से प्रभावित तो होता है। उसे लगता है कि सुधा जो कह रहे हैं वो सही है और जरूरी भी है। लेकिन फिर वही दुविधा, वो उसे घेर लेती है। फिर से वही कश्मकश। हाँ, वही। वो खुलकर सुधा का या दया के सामाजिक कामों का समर्थन करने से कतराता है। उसे डर है कि इससे परिवार में झगड़ा बढ़ेगा, समाज में बदनामी होगी, शायद उसकी नौकरी पर भी कोई असर न पड़े। वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता रहता है, जो अक्सर किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाता। तो दया सिर्फ दबाव महसूस नहीं करती, वो कुछ करती भी है। उसका विद्रोह किस शक्ल में सामने आता है? क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है या कुछ ठोस कदम उठाती है? नहीं, ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। यही प्रेमचंद के स्त्री पात्रों की खासियत दिखती है। दया सिर्फ सोचती नहीं है, वो करती भी है। जो हिस्से उपलब्ध है, उनमें वो सामाजिक बंधनों के खिलाफ सक्रिय रूप से कदम उठाती है। जैसे कि वो सुधा के साथ मिलकर एक विधवा आश्रम के काम से जुड़ जाती है। और उसका लक्ष्य सिर्फ दान पुण्य करना नहीं है, बल्कि उन असहाय स्त्रियों को शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर एक सम्मानजनक जीवन देना है। ये तो बड़ा कदम है। जी, कुछ विश्लेषण इसे दया का एक सोचा समझा कदम बताते हैं। यह उसके ससुराल वालों, खासकर सास लक्ष्मी और जेठ रामनाथ के उसे अनुशासित और कंट्रोल करने की कोशिशों का सीधा जवाब है। ये घर की सीमाओं को लांघकर समाज में अपनी जगह बनाने की एक कोशिश है। ये तो हुई दया के संघर्ष की बात। दूसरी तरफ किशोर की अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसा आपने जिक्र किया था। क्या उपन्यास उसके व्यक्तिगत और पेशेवरी जीवन के संघर्षों को भी दिखाता है? हाँ, किशोर का संघर्ष कई तरफा है। घर में वो पत्नी और परिवार के बीच पिस रहा है। बिल्कुल। बाहर अपने दफ्तर में उसे भ्रष्टाचार और बेईमानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ऑफिस पॉलिटिक्स और करप्शन। बिल्कुल। वो ईमानदार रहना चाहता है, अपने स्वदेशी और आदर्शवादी सिद्धांतों पर चलना चाहता है, लेकिन आर्थिक दबाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की चिंता है। ये सब उसे नैतिक दुविधा में डाल देते हैं। क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति। हाँ, क्या ईमानदारी से जीते हुए वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाएगा? क्या वो समाज में अपना स्थान बनाए रख पाएगा? ये सवाल उसे लगातार परेशान करते हैं। उपन्यास उसके इस मानसिक और नैतिक द्वंद्व को भी सामने लाता है, जो उस समय के कई पढ़े लिखे आदर्शवादी युवाओं की सच्चाई रही होगी। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी रुक जाती है। प्रेमचंद इसे पूरा नहीं कर सके। एक पाठक के तौर पर ये बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई महत्वपूर्ण बात कहते कहते एकदम से चुप हो गया हो। बिल्कुल, ये अधूरापन एक कसक छोड़ जाता है। पाठक सोचता रह जाता है कि भाई इन किरदारों का क्या हुआ होगा। दया अपने संघर्ष में कहाँ तक जा पाती? किशोर क्या कभी अपनी इस दुविधा से निकल पाता? गीतिन, जैसा हमने पहले कहा, प्रेमचंद की लेखनी की जो दिशा रही है और उनके दूसरे उपन्यास जैसे प्रतिज्ञा, कायाकल्प या गोदान, गोदान जी, जिनमें उन्होंने सामाजिक यथार्थ और नैतिक संघर्षों को इतनी गहराई से दिखाया है, उनके आधार पे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। क्या हो सकता था आगे? क्या लगता है प्रेमचंद कहानी को किधर ले जाते अगर वो पूरा करते तो? देखिए, संभावनाएं तो कई हैं। एक संभावना ये है कि दया का विद्रोह और तेज होता। वो सामाजिक रूढ़ियों को ज्यादा खुलकर चुनौती देती। शायद विधवा आश्रम का काम बड़े पैमाने पर फैलता,
या वो स्त्री शिक्षा के लिए कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर देती। प्रेमचंद अक्सर अपने मुख्य पात्रों को सामाजिक बदलाव का एक जरिया बनाते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ किशोर के चरित्र में एक निर्णायक मोड़ आ सकता था। या तो वो पूरी तरह टूटकर हालात के आगे घुटने टेक देता, मतलब एक दुखद अंत। हाँ, या फिर वो अपने डर पर काबू पाकर पूरी मजबूती से दया के साथ खड़ा होता और खुद भी सामाजिक सुधार के काम में सक्रिय हो जाता। उसका जो आदर्शवाद था वो शायद कर्म में बदलता। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान तो नहीं होता। उन्हें समाज का विरोध झेलना पड़ता। निश्चित रूप से उन्हें भारी सामाजिक विरोध, बहिष्कार, शायद आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता। उस दौर का समाज ऐसे विचारों और कामों को आसानी से हजम नहीं करता था। सही बात है। उन्हें अपनी मान्यताओं और अपनी चुनाव की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। और प्रेमचंद समाज की इस कठोरता को दिखाने से कभी झिझकते नहीं थे। तो अंत कैसा होता? प्रेमचंद के अंत अक्सर बहुत यथार्थवादी होते हैं। कभी कभी तो बेहद दुखद, त्रासद, तो कभी संघर्ष के बाद उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी दिखाते हुए। यहाँ भी दोनों संभावनाएं नजर आती हैं। एक कि सामाजिक दबाव, पारिवारिक विरोध और व्यक्तिगत कमजोरियां मिलकर उनके संघर्ष को कुचल देती। दया और किशोर या तो टूट जाते या अलग हो जाते। ये एक त्रासद अंत होता जो समाज की जड़ता और व्यक्ति की लाचारी को दिखाता। दूसरी संभावना कि तमाम मुश्किलों, विरोध और शायद व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद वो अपने संघर्ष को जारी रखते और समाज में बदलाव की एक चिंगारी जलाने में सफल होते। ये एक प्रेरणादायक, आशावादी अंत होता। हालांकि प्रेमचंद के यहाँ आशावाद भी अक्सर यथार्थ की कसौटी पर कसा हुआ होता है। हाँ, वो कोई काल्पनिक अंत नहीं देते। बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि ये अधूरापन ही शायद मंगलसूत्र को और ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला बना देता है। ये पाठक को अपने मन में कहानी पूरी करने और उन सवालों से जूझने का मौका देता है। तो ये उपन्यास अधूरा होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज के पाठक के लिए इसका क्या संदेश है, क्या प्रासंगिकता है? इसका महत्व कई स्तरों पर है। पहला, जैसा हमने कहा, ये प्रेमचंद की अंतिम कृति होने के नाते उनके परिपक्वतम विचारों की एक झलक देता है। उनकी चिंताएं वही हैं, सामाजिक रूढ़ियां, स्त्री की स्थिति, नैतिक संघर्ष, लेकिन शायद उनका विश्लेषण और पैना हो गया था। दूसरा, यह विवाह जैसी संस्था को बहुत करीब से देखता है और सवाल उठाता है कि क्या सामाजिक परंपराओं और अपेक्षाओं का बोझ विवाह के मूल उद्देश्य यानी दो व्यक्तियों के साथ और प्रेम को ही खत्म कर देता है। कुछ विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेमचंद मंगलसूत्र को सिर्फ एक गहना या प्रतीक नहीं, बल्कि उन सामाजिक बंधनों के रूप में देख रहे थे जो विशेषकर स्त्री को जकड़ लेते हैं। और स्त्री स्वतंत्रता का प्रश्न तो केंद्र में है ही। बिल्कुल। दया और सुधा के माध्यम से यह उपन्यास स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी शिक्षा, उसकी सामाजिक भूमिका और उसके अपने निर्णय लेने के अधिकार की पुरजोर वकालत करता है। ये दिखाता है कि स्त्रियां सिर्फ घर सजाने की चीज नहीं, बल्कि समाज को बदलने की ताकत रखती हैं। विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों को उठाकर प्रेमचंद उस समय के बड़े सामाजिक सुधार आंदोलनों से भी जुड़ते हैं। क्या ये आज भी प्रासंगिक है, आज के संदर्भ में? मेरे विचार में हाँ, बिल्कुल है। व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक या पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच का संघर्ष आज भी मौजूद है, भले ही उसका रूप बदल गया हो। सही कहा। स्त्री सशक्तिकरण की गनाई आज भी जारी है। मध्यम वर्गीय समाज की अपनी जटिलताएं, आर्थिक दबाव और नैतिक दुविधाएं आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए मंगलसूत्र के उठाए गए सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। साथ ही प्रेमचंद का वो यथार्थवादी चित्रण, जिसमें वो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाते हैं, वो तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। और भाषा, इतनी गंभीर बातें, लेकिन प्रेमचंद की भाषा में वही सहजता, वही प्रवाह जो सीधे दिल में उतरता है, कोई बनावटीपन नहीं लगता। हाँ, भाषा इसकी एक और बड़ी ताकत है। सरल, सीधी, लेकिन बेहद असरदार। पात्रों के मनोभावों को, उनके द्वंद्व को, उनकी खुशियों और तकलीफों को भाषा एकदम सजीव कर देती है। संवाद बिल्कुल आम बोलचाल के लगते हैं, जिससे पाठक कहानी से तुरंत जुड़ जाता है। ये उपन्यास उनके पहले के कामों जैसे सेवा सदन, निर्मला, प्रतिज्ञा की परंपरा को ही आगे बढ़ाता है, जहां उन्होंने इन्हीं सामाजिक मुद्दों को अपनी कलम का विषय बनाया था। मंगलसूत्र उस यात्रा का एक अधूरा पर बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो हमने देखा कि कैसे प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र
अपने छोटे से कलेवर में भी विवाह, सामाजिक रूढ़ियों का दबाव, स्त्री स्वतंत्रता की छटपटाहट और व्यक्ति के नैतिक संघर्ष जैसे बड़े और गंभीर मुद्दों को समेटे हुए है। दया और किशोर की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि उस पूरे युग के बदलाव और कश्मकश का एक आईना है। और जैसा हमने चर्चा की, इसका अधूरापन इसे एक अंतहीन प्रश्न की तरह हमारे सामने छोड़ जाता है। यह हमें न सिर्फ कहानी के संभावित अंत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि ये भी सोचने पर कि क्या ये संघर्ष कभी पूरी तरह खत्म होते हैं, या समाज बदलने के साथ साथ इन संघर्षों का रूप बदलता रहता है, लेकिन उनका जो मूल तत्व है वो वही रहता है। प्रेमचंद ने इन सवालों को हमारे जहन में जिंदा छोड़ दिया है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार मन में आता है। हाँ, और वो विचार ये है कि अगर प्रेमचंद आज के दौर में, इस 21वीं सदी में मंगलसूत्र लिख रहे होते तो कहानी कैसी होती? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। दया और किशोर के सामने किस तरह की सामाजिक रूढ़ियां और चुनौतियां होती? क्या आज की पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर दया को सास या जेठ उसी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करते? क्या किशोर का द्वंद्व आज के सोशल मीडिया और कॉरपोरेट दबावों के बीच अलग तरह का होता? क्या मंगलसूत्र का प्रतीक आज भी उतना ही वजन रखता? सोचने वाली बात है। ये सोचना दिलचस्प है कि क्या बाहरी माहौल बदलने से इंसान के भीतरी संघर्ष भी बदल जाते हैं, या वो शाश्वत है? इसी विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ते हैं। इस गहरी और विचार उत्तेजक चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है प्रेमचंद के इस अधूरे रतन पर हुई ये बातचीत हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी और उन्हें कुछ नया सोचने को मिला होगा।